तो आज ये बड़ा सवाल है कि क्या कीव पर आर या पार की सिचुएशन बरकरार रहेगी। इसी पर आज हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध का आज ये 7वां दिन। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूस लगातार हमले तेज कर रहा है। खार्किव में रूस ने सैनिक दाखिल कर दिए हैं अपने। ये तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। राजधानी में फिर से युद्ध के सायरन सुनाई पड़ रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि राजधानी कीव में आज सुबह से एक बार फिर से युद्ध के सायरन सुनाई दे रहे हैं और बीते 5-6 दिन से लगातार ऐसे ही हालात बने हुए हैं। तो यहां पर देखिए तस्वीरें और इन तस्वीरों से समझिए कि आज के इस घटनाक्रम में क्या क्या अपडेट्स हो रहे हैं। एक बार फिर से आज सुबह कीव और खार्किव, ये दो बड़े शहर यूक्रेन के, जहां पर धमाकों की आवाज सुबह तड़के ही सुनाई देने लग गई थी। बड़ी बात यह है कि टीवी टावर उड़ा दिया गया है। रूसी हमले में यूक्रेन का टीवी टावर उड़ाया गया धमाके से। पूरी तरह से अब देश के अंदर, यूक्रेन के अंदर टेलीविजन का प्रसारण ठप पड़ चुका है, बंद हो चुका है। तो ये रणनीति आप कह लीजिए रूस की यहां पर कि पहले टीवी प्रसारण पूरी तरह से बंद और अब कीव पर आर या पार की सिचुएशन बरकरार है। 6 days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. तो जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को सुना आपने, उन्होंने कहा कि रूस ने ये गलतफहमी पाल ली थी कि यूक्रेन को वो उसने हल्के में ले लिया। लेकिन देखिए 7 दिन और 7 दिन से पूरा टक्कर देते हुए यूक्रेन रूस को। तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए अब जो पूरी मुहिम चल रही है, ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, उसके तहत आपके सामने 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर। स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने स्वागत किया उन बच्चों का जो एक बार फिर से विमान के द्वारा भारत में रोमानिया, हंगरी के रास्ते यूक्रेन से लाए जा रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर आप देखिए एक अलग सा उत्साह है। इनका स्वागत करती हुई, हाथ में इनको फूल देती हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीके सिंह इस समय आपको बताएं वहां मौजूद हैं, जो बचे हुए स्टूडेंट्स को वहां से लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो यूक्रेन से लौटे भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भारतीयों को रिसीव करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। साथ ही उन्होंने फ्लाइट के अंदर भारतीयों से बातचीत की है, मुलाकात की है। उसी दौरान की तस्वीरें आपके सामने ये हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन से पहले देयर इज अ हेल्प डेस्क दैट यू कैन रिसीव सपोर्ट फ्रॉम। कस्टम्स के बाद भी देयर इज अ हेल्प डेस्क। अगेन आई विल रिएटरेट, सीआईएसएफ के 2 ऑफिसर्स वर्तमान में इस एयरक्राफ्ट के सभी पैसेंजर्स के लिए यहाँ उपस्थित हैं। 1 हेल्प डेस्क बिफोर इमिग्रेशन, 1 हेल्प डेस्क आफ्टर कस्टम्स। I would request, if there is anybody in need of urgent medical attention, can you please identify yourself to the crew or to CISF so that we can give you the support. तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे। अब बात करते हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के प्रयासों की निगरानी के लिए रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचे हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। बुखारेस्ट पहुंचने के बाद सिंधिया ने रोमानिया में मौजूद भारतीय राजदूत राहुल श्रीवास्तव के साथ बैठक की। साथ ही यूक्रेन से भारतीय और नागरिकों को रेस्क्यू प्लान पर चर्चा भी उन्होंने की है। तो रोमानिया के राजदूत से मिले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये तस्वीरें आपके सामने मुलाकात के दौरान की उन बच्चों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो इस समय वहां फंसे हुए हैं, और तस्वीरें बुखारेस्ट से जिनको यहां लाने के लिए अब भारतीय वायुसेना के विमान भी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने रोमानिया से, जहां पर राजदूत से मुलाकात भी की है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो ये वो तमाम केंद्रीय मंत्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक करी, उसमें इन 4 मंत्रियों को भेजा गया है भारत की तरफ से। जो बचे हुए बच्चे हैं वहां पर, स्टूडेंट्स हैं और बाकी जो लोग हैं, उनको जल्द से जल्द वापस लाया जा सके।
आप अच्छे से सो रही थी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको। कहाँ से आई? दिल्ली। मराठी बोलतोय का तुम्ही? काय नाव तुमचं? पुणे तुम्हाला घर आहे बघा. हां, वानवडीमध्ये आमची छत्री आहे, तुम्हाला माहिती आहे ना? माझी माझे पूर्वज. ठीक है, आज एक फ्लाइट जा रही है, मेरी वाली फ्लाइट. कल 4 फ्लाइट आ रही है. 1000 बच्चों को हम लोग करते हैं. ठीक है. तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब बात करते हैं यहां पर वीके सिंह की। वीके सिंह पोलैंड में मौजूद हैं और यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को पोलैंड के रास्ते भारत लाने की कोशिशें की जा रही हैं लगातार। 2 विमानों से 218 भारतीयों को पोलैंड से दिल्ली भेजा जा चुका है। Wish you all the best and let's hope everything quietens down and you can continue your studies. All the best. बताते हैं आपको, यूक्रेन संकट के वक्त भारत का झंडा और भारतीय स्टूडेंट्स केवल अपनी ही नहीं बल्कि विदेशी छात्रों की भी पूरी मदद कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे हुए विदेशी छात्रों ने बताया कैसे उन लोगों ने पर्दों पर कलर का इस्तेमाल करके इंडियन फ्लैग बनाया और कैसे तिरंगे ने उनकी और दूसरे देशों के छात्रों की मदद की। एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट की यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स है तो उनको हमको अलाउंस मिलता है। कैसे यस मैम, वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था। मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया, फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे, फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हैंड टू हैंड स्प्रे बनाया, वो मेरे पास वीडियो भी है। फिर हम जब घर से निकल रहे थे पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर हम निकले। तो कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें उनको हेल्प मिल रही थी मैम जल्दी। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महासंग्राम की। 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। ऐसे में सभी दल अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। मिशन पूर्वांचल को और धार देने के लिए पीएम मोदी सोनभद्र और गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अमित शाह चंदौली, जौनपुर और आजमगढ़ में मौजूद रहेंगे, रैली करेंगे। सीएम योगी मऊ और आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हैं। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी में प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव आज जौनपुर में रैली करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा और सतीश चंद्र मिश्र जो हैं वो आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज भदोही में उनकी रैली का कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में आज सियासी दंगल होने वाला है। बीजेपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम की ताबड़तोड़ रैलियां होनी है। सीएम योगी दोपहर 12 बजे आजमगढ़ के सदर विधानसभा क्षेत्र में रैली करेंगे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दोपहर 2:30 बजे सदर विधानसभा में रैली करेंगी, तो वहीं एआईएमआईएम चीफ ओवैसी भी प्रत्याशी के समर्थन के लिए जनसभा करने वाले हैं। तो कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही हमले का आरोप लगा दिया है। आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों के साथ प्रचार करने जा रहे थे, तभी खलवापट्टी गांव में उनके काफिले पर पथराव शुरू कर दिया गया, जिसमें 12 गाड़ियों के शीशे टूटे। घटनाक्रम में वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ लोग एक गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। हमला हुआ है, ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था।
जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी डंडा हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा के मारा है। चूंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आज, इसलिए मेरी गाड़ी जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। अब आपको दिखा देते हैं लेटेस्ट वीडियो इस पूरे घटनाक्रम का, इस हमले का। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, पर बताया जा रहा है कि ये दूसरा वीडियो है। और देखिए किस तरह से जो लोग इन कैमरे में कैद हैं, तस्वीरों में कैद हैं, वो बिना आओ देखे ताओ देखे अंधाधुंध तरीके से गाड़ियों पर पत्थर बरसा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना, उनकी बेटी संघमित्र मौर्य को भी आपने सुना, जिन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते हुए सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हम जा रहे थे प्रचार करने के लिए और हमको निशाना बनाकर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की है। और कई गाड़ियां हैं, 1 2 3 नहीं बल्कि 12 गाड़ियां बताई जा रही है पूरे काफिले की, जो पूरी तरह से तोड़फोड़ जिनमें हुई है। और उसका लेटेस्ट वीडियो आप देख रहे थे। अब इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट किया है। अखिलेश ने लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुआ हमला लोगों की वो अति निंदा करते हैं, बेहद निंदनीय है ये हरकत। ये हमला समाजवादी पार्टी के गठबंधन के हर दल के कार्यकर्ता और उनके नेताओं के ऊपर किए गए हमले के समान है। सब मिलकर इसका जवाब बाकी 2 चरणों में भाजपा को 0 करके देंगे। इस सरकार से किसी कार्रवाई की अपेक्षा ही बेईमानी है। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना हुआ, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी नेता नीरज शेखर से न्यूज़ 18 ने खास बात की है, जिसमें उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। हमारे साथ मौजूद नीरज शेखर साहब पे सर, क्या लगता है कि इस बार बलिया में क्या स्थिति रहे? आप देख सकते हैं लोगों का उत्साह। बलिया में इस बार 7 सीटें हैं, 7 सीटें भाजपा जीतने वाली है और प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। लोगों का उत्साह, नौजवानों में उत्साह है, और विशेषकर बुजुर्ग जो हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं। पिछली बार हम 5 सीट जीते थे, इस बार 7 सीट। समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि बीजेपी यूपी में साफ हो चुकी है, पूर्वांचल का नंबर है। मैं 17 में समाजवादी पार्टी में था, उस समय भी वो भाजपा को साफ कर रहे थे। भाजपा 17 में कितनी है आपको भी पता है, मुझे ही पता है। 10 मार्च को पता चल जाएगा कौन इस उत्तर प्रदेश से बाहर हो रहा है। क्या लगता है मुख्य मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? हमेशा चुनाव का मुद्दा हमेशा विकास होता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। इस बार कितनी सीटें उम्मीद है पूरी? हम लोग 350 से ऊपर जा देंगे। आपने सुना, ये थे नीरज शेखर जी, जिनका साफ कहना है कि बीजेपी ने जिस तरह पिछली बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल किया था, उसी तरह एक बार फिर 300 से अधिक सीटें हासिल करके उत्तर प्रदेश में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कैमरामैन अनिल के साथ राजीव प्रताप, न्यूज़ 18 बलिया।